नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अरागची साहब पहुंचे हुए हैं, विदेश मंत्री जो ईरान के हैं वो पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के नेताओं से लगातार उनकी बातचीत चल रही है। अमेरिका से भी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर के आने की खबर है, लेकिन ना तो पाकिस्तान ने यह कंफर्म किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत होगी और ना ही ईरान ने यह कंफर्म किया है, बल्कि ईरान लगातार यह कह रहा है किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। अरागची विदेश यात्राओं पर निकले हुए हैं, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाद जाएंगे रशिया। इसका क्या मतलब है ये मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो बड़ी खबर है और बड़ा सवाल है हमारे सामने वो ये है कि क्या इस वीकेंड पे, यानी आज सैटरडे है, 25 तारीख है, 25 है आज, और आज की रात या कल क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। ये हम जानते हैं कि 5 दिन जब वर्किंग डे होता है, मार्केट खुला होता है, तो मार्केट को चढ़ाने के लिए लगातार कहा जाता है बातचीत हो रही है। जेराड कुशनर को भेजा जा रहा है, स्टीव विटकॉफ को भेजा जा रहा है। ट्रंप कहता है कि ईरान ने हमें नया ऑफर दिया है और हम जानते हैं कि यह सब असल में मार्केट को मेंटेन करने के लिए या मार्केट को ऊंचा रखने के लिए किया जाता है। बाकी सब मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूं आपको कि किस तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है, क्या क्या खेल चल रहा है। लेकिन क्या वीकेंड पर लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है, ये केवल एक बात नहीं है, ये बड़े सवाल की तरह सामने आया है और इसकी खास वजूहात है। मैं एक एक करके बात करता हूं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीकेंड कुछ गड़बड़ हो सकता है। 25% संभावनाएं इस बात की लग रही हैं कि ये वीकेंड गड़बड़ हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी और छोटी सी अपील ये कि आप अगर लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लगातार सबसे जरूरी और सबसे क्रेडिबल अपडेट्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। इसके लिए भी जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीनेट आर्म्ड सर्विस के जो हेड हैं, यानी संसद के अंदर जो आर्म सर्विसेज को देखने वाली कमेटी है, उसके जो हेड है उनका नाम है रोजर विकर। और रोजर विकर ने कहा कि हमें लड़ाई दोबारा शुरू करनी चाहिए और ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अभी इस समय लगातार इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि अमेरिका से हथियार और सैनिक लगातार मिडिल ईस्ट में पहुंचाए जा रहे हैं। और अगर आज की डेट की बात करें, मैं फिर याद दिला दूं, आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल है, सैटरडे है। और अगर आज की बात करें तो CNN खबर यह देता है कि तीसरा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुका है। यानी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। और इस समय मिडिल ईस्ट में खाड़ी में हथियारों और सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा अमेरिका ने इकट्ठा कर लिया है। आज तक इतना बड़ा जमावड़ा, जहाजी बेड़े, इसके अलावा फाइटर जेट्स, सैनिक कभी भी मिडिल ईस्ट में इकट्ठा नहीं हुए। बेन गुरियन एयरपोर्ट से वीडियोस आई थी जिसमें रीफ्यूल करने वाले जो प्लेन्स होते हैं वो लगातार वहां पर आ रहे हैं और इकट्ठा किए जा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और ईरान को इसका पता है। कल मैंने आपको बताया था कि तेहरान में विस्फोट की जो खबरें आई थी वो इसलिए आई थी कि ईरान ने पूरी तरह से अपने एयर डिफेंसेस को एक्टिवेट कर लिया है, यानी उसको भी पता है कि कभी भी हवाई हमला हो सकता है। लगातार इजराइल इस बात का प्रेशर बना रहा है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम दोबारा हमला दें। परमिशन वगैरह का कोई मामला नहीं है। इजराइल तभी हमला करेगा जब अमेरिका कहेगा हम भी साथ में हमला करेंगे। यानी पहला हमला अगर इजराइल करेगा तो आप समझिए दूसरा हमला अमेरिका करेगा। और इस बार ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर इस बार हमला होगा तो हम मिसाइलों का ऐसा जमावड़ा लगाएंगे, मिसाइलें इतनी ज्यादा फेंकेंगे कि ना केवल इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट की वो कंट्री जो लगातार अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं, आप जानते हैं इशारा यूएई की तरफ है, इशारा बहरीन की तरफ है और बाकी सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ है, इनमें भी हम भयंकर तबाही मचाएंगे। ईरान ने दावा यह किया है कि अभी तक बहुत सारी मिसाइलें हमने इस्तेमाल नहीं की हैं। खुर्रम शहर की बात की जा रही है और भी मिसाइलों की बात की जा रही है। ईरान का यह कहना है कि ये मिसाइलें हमने आज तक दुनिया को दिखाई नहीं है और इनका अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। पहला हमला वो नहीं करेगा, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा ईरान, ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। लेकिन अगर ईरान के ऊपर हमला होता है, अगर इजराइल से मिसाइलें ईरान की तरफ जाती हैं तो ईरान पलट के हमला करेगा, ये नंबर 1। नंबर 2,
लगातार अमेरिका में यह प्रेशर बन रहा है, खासतौर पर मीडिया के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से, कि ईरान की जो लीडरशिप है उसके ऊपर हमला किया जाए। आपको याद होगा, न्यूयॉर्क पोस्ट ने बाकायदा एक आर्टिकल छापा था जिसमें कहा गया था कि ईरान के वो लीडर्स जो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, जो जंग को जारी रखना चाहते हैं, यानी IRGC के लीडर्स और कुछ और लोग, इनको मार दिया जाए, सीधे इनके ऊपर हमला किया जाए और ये वाली लीडरशिप जो बातचीत नहीं करना चाहती है, डील नहीं करना चाहती है, उसको खत्म कर दिया जाए ताकि वही लोग बचें जो डील करना चाहते हैं। एक लगातार थ्योरी चल रही है और चलाने की कोशिश हो रही है कि ईरान के अंदर लीडरशिप बटी हुई है, दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा यह कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए और दूसरा हिस्सा कह रहा है बातचीत नहीं होनी चाहिए। यह इमेज बनाने की कोशिश अमेरिका का मीडिया कर रहा है और ईरान इंटरनेशनल जैसी साइट्स जो शाह की समर्थक हैं, ईरान की रजीम के खिलाफ हैं, वो लगातार ये इमेज बना रही हैं। और बराक राविड जैसे पत्रकार एक्सियास में जो अमेरिका की बी टीम की तरह काम करते हैं, वो लगातार ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवाइडेड है ईरान की लीडरशिप। मैं यहां बैठकर नहीं जानता, हो सकता है कुछ मतभेद हो ईरान की लीडरशिप में, लेकिन ईरान ने बहुत ब्रेव फेस दिखाया है। जिस तरह से कल कालिबाफ के, पजेश्कियां के और बाकी लोगों के ट्वीट आए जिसमें यह दावा किया गया कि हम सब, और हर्फ दर हर्फ, लफ्ज दर लफ्ज एक ही ट्वीट कॉपी पेस्ट सबने किया और उसमें यह दावा था कि ईरान में कोई दो मत नहीं है, ईरान की पूरी लीडरशिप एक साथ खड़ी है और जो हमारे सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई साहब, हम उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, यह कहा गया। खबर यह भी आई कि मुस्तफा खामनेई साहब ही लीड कर रहे हैं, चोट लगी हुई है, उनको इलाज हो रहा है, लेकिन रिटर्न नोट्स वो लगातार भेज रहे हैं और उसी से ईरान की पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है। और यह भी कहा गया है कि फिलहाल उन्होंने अमेरिका से किसी बातचीत के लिए मना किया है, इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान गए जरूर हैं, वहां से वो मॉस्को जाएंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। अब आप देखिए ये खेल कैसे खेला गया। पहले से यह तय था कि आराक्ची अकेले जाएंगे, उनको एक अरब कंट्री में जाना था, वहां से पाकिस्तान आना था और वहां से मॉस्को आना था, यह प्लान बना हुआ था। कालिबाफ को नहीं आना था। इस न्यूज को इस तरह से फैलाया गया जैसे कालिबाफ को निकाल दिया गया है, कालिबाफ को उनके पोस्ट से हटा दिया गया है। हकीकत यह है कि कालिबाफ अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं और यह कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई टीम आनी ही नहीं थी। ईरान के विदेश मंत्री का दौरा है। अब यह समझते हैं कि यह दौरा क्यों हो रहा है। देखिए, ऊपर से जो बातचीत की जाती है वो बातचीत तो होती है, लेकिन अंदर से एक अलग पॉलिटिक्स दुनिया के हर देश में चलती है और वही डिप्लोमेसी कही जाती है और ईरान डिप्लोमेसी का मास्टर है। ईरान यह कह रहा है हम बातचीत नहीं करेंगे, तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक अमेरिका नाकाबंदी को खत्म नहीं करेगा, यानी ब्लॉकेड जो उसने लगाया हुआ है वो बंद नहीं करेगा। यह ईरान कह रहा है, यह ईरान की शर्त है ऊपर से। तो जाहिर है कि इस शर्त के साथ वो बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि ट्रंप फिलहाल ब्लॉकेड हटाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। अब पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान की बात ईरान से भी हो रही है, पाकिस्तान की बात अमेरिका से भी हो रही है। तो हो यह रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है, कि आराक्ची वहां गए हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान की लीडरशिप से वो बात करेंगे, अपनी शर्तें बहुत कायदे से रखेंगे कि किन शर्तों को हम मानने के लिए तैयार हैं, अमेरिका की कौन सी बातें हैं जिनको हम मानने के लिए तैयार हैं और कौन सी बातें हैं जिन पर हम बात ही नहीं करेंगे, और अपनी तरफ से शर्तें रखेंगे कि कम से कम ये वाली शर्त आपको माननी पड़ेगी। हो सकता है कि ब्लॉकेड वाली शर्त की जगह यह शर्त रख दी जाए कि ठीक है, आप अभी ब्लॉकेट खोलने को तैयार नहीं है, तो बातचीत शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आप हमारे ऊपर से कुछ सैंक्शन हटाएं और हमारा जो एसेट फ्रीज करके रखा है उसको आप ओपन कर दें, डी फ्रीज कर दें। इतना अगर आप कर दें तो बातचीत हो सकती है। यह एक पहलू हो सकता है, ये एक बात हो सकती है जो अराक्ची पाकिस्तान में कहें। क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, मेरी अराक्ची से फोन पर बात नहीं होती। तो ये अराक्ची अपनी तरफ से लेके जाएंगे, हमारी ये शर्तें हैं, क्योंकि सैंक्शन वाले मामले पर पूरी दुनिया में माहौल बनना शुरू हो चुका है। जर्मनी के बारे में मैं बताऊं, जो जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं मर्ज, उनका एक बयान आता है और उस बयान में वो कहते हैं कि ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटाने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। यानी वो इशारा करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगर समझौता होता है और सैंक्शन हटाने की बात होती है तो यूरोप इसमें
भाजी नहीं मारेगा, यूरोप इसमें कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा, यूरोप भी सैंक्शंस हटाना शुरू कर देगा ताकि होर्मुज से आराम से यूरोप के शिप्स भी पास कर सके। इसके अलावा खबरें यह आती हैं कि कई मुल्कों में ईरान की एम्बेसी को दोबारा शुरू किया जा रहा है। स्पेन की बात तो छोड़ ही दीजिए, स्पेन के अलावा भी कई मुल्कों में एम्बेसीज को शुरू किया जा रहा है। यानी ईरान को मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी सारी दुनिया कर चुकी है। शर्त बस इतनी है कि इस बार अमेरिका और ईरान में बातचीत हो जाए। ईरान इस बात को जानता है, इसलिए हो सकता है वो कहे कि ठीक है, ब्लॉकेड आप बाद में हटा लीजिएगा, पहले ये सैंक्शंस हटाइए और हमारे एसेट्स को डीफ्रीज करना शुरू कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो में 4 तस्वीरें दिखाते हुए बहुत कायदे से समझाने की कोशिश की थी, या अपनी तरफ से बताने की कोशिश की थी कि अमेरिका से कौन आएगा तो क्या मतलब है। मैंने आपसे कहा था कि अगर जेडी वांस आता है, इसका मतलब यह है कि बातचीत की कुछ शर्तें दोनों तरफ तय हो चुकी हैं और बातचीत आगे बढ़ेगी। मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्क रूबियो आता है, इसका मतलब समझौता लगभग हो चुका है, कुछ फाइन पॉइंट्स बचे हैं, उनको फाइनल करके घोषणा कर दी जाएगी। और अगर ट्रंप आता है तो इसका मतलब सब कुछ हो चुका है, सिर्फ हाथ मिलाना है, फोटो खिंचाना है और घोषणा करनी है। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि अगर स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर आते हैं, जिनको ईरान इजरायली एसेट कहता है, तो इसका मानी सिर्फ और सिर्फ यह है कि बातचीत में कुछ भी तय नहीं हुआ है, बातचीत कैसे चलेगी, सिर्फ इतनी सी बात होगी। और देखिए, अमेरिका से जिन 2 लोगों के आने की बात हुई वो हैं जेराड कुशनर और विटकॉफ। न जेडी वांस आया, न मार्क रूबियो आया। ट्रंप तो बेचारा तरस ही रहा है कि ईरान तैयार हो जाए तो मैं आऊं और शानदार सा फोटो खिंचवा लूं, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं आया। इसका मानी बहुत साफ है कि अभी दोनों पक्षों के बीच में बहुत सारे मामलों पर कोई सहमति नहीं बनी है और केवल इस बात की बातचीत हो सकती है कि बातचीत कैसे हो। तो मैंने आपको बताया कि अराक्ची साहब अपनी शर्तें रख देंगे पाकिस्तान के पास। अब पाकिस्तान वो शर्तें रखेगा स्टीव विटकॉफ और कुशनर के पास, और स्टीव विटकॉफ और कुशनर ट्रंप और वांस का मैसेज लेके आएंगे, नेतन्याहू का मैसेज लेकर भी आएंगे, और वो बताएंगे कि हम ईरान को कौन कौन सी छूट देने को तैयार हैं और ईरान को कौन कौन सी शर्त माननी होगी। मान लीजिए वहां से भी यही बात आ गई कि ठीक है, हम कुछ एसेट उनका डिफ्रीज कर देंगे, ठीक है, हम सैंक्शंस थोड़े से हटा देंगे, बातचीत शुरू हो जाए और उसके बाद ब्लॉकेड हम खोलेंगे और वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दे। मान लीजिए ये बात होती है, तो इसका मतलब यह होता है कि अगले हफ्ते किसी भी दिन वांस आ सकते हैं और ईरान से भी कुछ लोग आ सकते हैं और बातचीत आगे बढ़ सकती है। यह फिलहाल जो डिप्लोमेसी है वो मेरे समझ में आ रही है कि यह खेल चल रहा है, जिसकी वजह से जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं अमेरिका से और अराक्ची गए हुए हैं ईरान से, पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी लीडरान से बातचीत कर रहे हैं। इशाक डार से मिले, वो आसिम मुनीर से मिले, हो सकता है शहबाज शरीफ से भी उनके मुलाकात हो, और उसके बाद वो मास्को जाएंगे। मास्को भी इस प्रोसेस में है, मास्को में वो डिस्कस करेंगे इन्हीं सारी चीजों को कि क्या मैंने मांगा है और क्या अमेरिका देने को तैयार है। मास्को अपने तरीके से दखल करेगा और उसके बाद चीजें तय होंगी। दरअसल दुनिया भर में जिस तरह से ईरान के पक्ष में माहौल बना है, उसके बहुत सारे सबूत सामने आने शुरू हो गए। मैंने मर्ज का बयान दिखाया, मर्ज जो हमेशा इजराइल के साथ रहे हैं, उनका बयान दिखाया कि ईरान के साथ वो कुछ समझौते करने को तैयार हैं, सैंक्शंस हटाने को तैयार हैं। जर्मनी का ही एक और किस्सा सुन लीजिए। शाह रजा पहलवी के खानदान के जो ख्वाब देखते हैं ईरान का शहंशाह बनने का, वो गए हुए हैं जर्मनी। आपने शायद वो वीडियो देखा होगा कि किसी प्रोग्राम में वो जा रहे थे और एक ईरानी ने उनके ऊपर टमाटर का जूस फेंक दिया। अब टमाटर का जूस फेंक दिया, उससे उनका कुछ होना तो नहीं है, लेकिन उससे यह पता चलता है कि जो दावा किया जाता है कि विदेशों में रहने वाले सारे ईरानी शाह के साथ हैं, वो कितना गलत है। अब यह टमाटर फेंकना एक बड़ी घटना बनी और उसके बाद यह पता चला कि शाह की हिम्मत कितनी है। शाह भाषण देने गए, भाषण सुनने के लिए, शाह की तकरीर सुनने के लिए 30 लोग आए थे और शाह शीशे के दड़बे में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बुलेट प्रूफ शीशा है। यानी एक टमाटर से इतना डर गए वो
उनको यह डर था कि कहीं मुझे कोई मार ना दे, और वो शीशे के केबिन में, बुलेट प्रूफ शीशे के केबिन में खड़े होकर रजा पहलवी भाषण दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जर्मनी की सरजमीन पर जहां उनको पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है, वहां वो 30 लोगों के बीच में मंच पर भाषण दे सकें, शीशे का, बुलेट प्रूफ शीशे का पूरा दड़बा बनाकर उसके भीतर से भाषण दे रहे हैं, वो किस हिम्मत से ईरान की सरजमीन पर पैर रखेंगे और ईरान में कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे? आप ईरान के लीडरान को देखिए और उससे कंपेयर कर लीजिए। ईरान के लीडर्स आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं, और वो भी तब जब अमेरिका ने अपने पहले हमले में ही सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया और भी लीडर्स की पूरी एक टीम को शहीद कर दिया। सबकी जान पर खतरा है कि कभी भी बम गिर सकता है और उनको मारा जा सकता है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको सड़क पर दिखाई देते हैं। अली लारिजानी, जिनकी हत्या हो गई, जिनको शहीद कर दिया गया, वो भी सड़क पर उतरे थे कुछ दिन पहले बिना डरे हुए। तो एक तरफ ये लीडर्स हैं और एक तरफ ईरान की जनता है, जो रोज रात को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ईरान के अलग अलग सड़कों पर उतर रही है। आप देखिए, एक वीडियो मैं देख रहा था, बारिश हो रही है। वैसे ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि जो बारिश ईरान से रूठ गई थी, वो बारिश दोबारा होने लगी है, नदी नाले भर गए हैं, और ऐसी ही तेज बारिश के नीचे ईरानी सड़क पर निकलकर जुलूस निकाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और अपने मुल्क के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। और उनका शहंशाह बनने का ख्वाब देखने वाला आदमी एक टमाटर से डर के 30 लोगों के बीच में शीशे के दड़बे में, बुलेट प्रूफ शीशे के दड़बे में भाषण दे रहा है। वो आदमी ईरान का शहंशाह क्या खाकर बनेगा? खैर, ये तो एक अलग कहानी थी। मैं बात ये कर रहा था कि ईरान का जिस तरह से पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बदला है, पूरी दुनिया जो ये मानती थी कि ईरान में तो बस इस्लामिक जो मुल्ला लोग हैं उन्हीं का राज चलता है और बिल्कुल पिछड़ा हुआ समाज है, साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये जो पूरा परसेप्शन अमेरिकी मीडिया द्वारा बनाया गया था, वेस्टर्न मीडिया और इजरायली मीडिया द्वारा बनाया गया था, वो पूरा टूट गया है। लोग जानते हैं कि इजराइल के लीडर्स, अमेरिका, इजराइल और कई मुल्कों के लीडर से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। लोग ये भी जानते हैं कि जबान ये ज्यादा बेहतर बोलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति गाली गलौज करता है, लेकिन ये हमेशा अपनी बात पर अड़े रहते हैं और बहुत तहजीब के साथ बात करते हैं। और ये भी लोग जानते हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क लगातार हमले करने के बावजूद ईरान को झुका नहीं सका, डरा नहीं सका, और ईरान के पास इतनी मिसाइलें थीं और अभी भी हैं कि उसने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया। यानी ईरान एक ताकतवर मुल्क है। तो अब जाहिर है कि ईरान जो भी बातचीत कर रहा है वो एक मजबूत पोजीशन से कर रहा है, जिसको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। और इसीलिए बातचीत की कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा है, अमेरिकन के सब्र का इम्तिहान ले रहा है, क्योंकि सारी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सबकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। कल बताया जा रहा है कि हुर्मुज से सिर्फ 5 जहाजें गुजरी हैं। यानी पूरी दुनिया में लगातार अफरा तफरी फैलती रहेगी जब तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद रहेगा और जब तक ये जंग चलती रहेगी। और ईरान जानता है कि सारी दुनिया से प्रेशर पड़ेगा अमेरिका पर बातचीत का। अमेरिका के पास 2 ही रास्ता है, या तो वो हमला कर दे, जिसकी मैंने बात की कि आज रात या कल रात वो बड़ा हमला कर सकता है। अगर हमला भी करेगा तो मामला ये खिंचेगा कि अगले 2-3 महीने तक वार चलेगा, साल भर तक वार चल सकता है। और अब जब अमेरिका कहेगा सीज फायर के लिए, तो ईरान सीज फायर के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान लड़ाई को लगातार जारी रखेगा, उस दम तक जारी रखेगा जब तक अमेरिका खुद वहां से निकल नहीं जाता है। एक रास्ता यह है और यही वजह है कि अमेरिका अभी भी हमला करने से पीछे हटने की बात कर रहा है। अमेरिका हमला नहीं कर रहा है। और दूसरा यह हो सकता है कि अमेरिका ईरान की शर्तें मानना शुरू कर दे, उसका सब्र टूटे और एक इज्जत से भरा हुआ समझौता, एक इज्जत से भरी हुई डील ईरान अमेरिका के साथ करे और पूरी दुनिया में चीजें नॉर्मल होने की तरफ बढ़ें। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कोई नजूमी तो हूं नहीं कि यहां से भविष्यवाणी करूं, लेकिन आज की रात और कल का दिन, कल की रात बेहद इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के लिए। यही दुआ कीजिए कि हमला ना हो, जंग दोबारा शुरू ना हो, क्योंकि जंग अगर दोबारा शुरू हुई तो आप चाहे हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे आप नेपाल में रहते हैं, चाहे कोरिया में रहते हैं, चाहे दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं, उसकी आग आप तक भी पहुंचनी है, बहुत बुरे हालात होने हैं। इसलिए बेहतर सबके लिए यही है कि जंग ना हो, जंग खत्म हो और
बातचीत का रास्ता आगे बढ़े। लेकिन अगर जंग होती है तो यकीन जानिए अमेरिका अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में इस जंग को कभी भूल नहीं पाएगा और ट्रंप इतिहास के उस कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे जहां जब भी उनका नाम आएगा तो सबसे पहले अमेरिकी गालियां देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।